समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे ट्रांजिशन दिखा करके 5+4+3+2+1 करके टोटल लाइंस दिखा देना, 15 लाइंस। आवाज आ रही है ना अभी लक्ष्य? अभी सबके स्कूल में यही चल रहा है क्या चैप्टर? ये खत्म हो गया? कब खत्म हुआ? आप लोग के वेकेशन से पहले तो सिर्फ फर्स्ट ही चैप्टर हुआ था, तो फिर ये चालू हो गया था। और अभी स्कूल कब से खुली है? 16 तारीख से? अच्छा, 1 तारीख से, फिर ठीक है। और बाकी आप लोग के में ये चल रहा होगा ना, सीबीएसई में तो सब में शायद यही चल रहा होगा। अच्छा, फिर ठीक है, दिल्ली दूर है, ठीक है। और आपके में? अच्छा, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलो, हो गया क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10⁻18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? ये बोर का ही हमारा पोस्टुलेट था। बोर ने जो रिसर्च करी थी उससे उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, दिया था, रेडियस का फॉर्मूला दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था। 4 फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं बोर के थ्योरी में। जो बोर आपने 9th में पढ़ा वो तो है ही, कि फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती हैं, जिनका नाम के एल एम एन एंड सो ऑन है, जिसमें के की एनर्जी सबसे कम है ना। फिर ऐसे दूर दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो सब तो सही है, पर अब 11th में आने के बाद थोड़ा सा बोर एडवांस पढ़ रहे हैं अपन, कि उन्होंने ये सब भी फॉर्मूले दिए थे। ये 9th 10th में हम नहीं पढ़ते थे क्योंकि जरूरत नहीं थी उस समय, बट ये फॉर्मूले भी बोर ने ही दिए थे, कि अगर आपको किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो न्यूक्लियस है आपका ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकेंड ऑर्बिट, ये रहा थर्ड ऑर्बिट, तो इनके रेडियस आप निकाल सकते हैं। बट हिज ऑल कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन ओनली व्हाट? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। बस ये ड्रॉबैक था कि उन्होंने जितना भी कैलकुलेशन या जितना भी स्टडी किया ना, वो सब हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या था, जल्दी बताओ। नहीं तो मतलब बताओ, पहले एग्जांपल नहीं पूछा। हाँ, द पार्टिकल हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 है, पर हीलियम आयन के पास तो 1 है ना। तो हीलियम आयन इज अ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। लिथियम 2 पॉजिटिव के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 है, पर 2 पॉजिटिव मतलब उसने 2 लूज कर दिए हैं, तो बचा कितना? 1। तो ये भी Li2 पॉजिटिव कम्स अंडर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो इन शॉर्ट 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। वो 1 इलेक्ट्रॉन के बाद सोचे ही नहीं कुछ, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन से ही डर गए थे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने हाइड्रोजन की लाइंस ऑफ एमिशन देखी, आपने देखा ना, अभी ये 6 से इतने सारे लाइन बना सकता है इलेक्ट्रॉन, तो अब ये 1 से कहां जंप करके वापस आएगा, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस बनाएगा। ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, सोचो। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो कितनी सारी लाइंस बनेंगी। तो इसलिए उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो बात ही नहीं करी। ये उनका ड्रॉबैक भी था। हमने लिखा था बोर के ड्रॉबैक में कि इन्होंने, इनकी जो भी स्टडी थी, इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो फेल हो गए भाई, एक ही एलिमेंट थोड़ी ना है, इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तो आप ऐसी थ्योरी दो जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो द मॉडल वॉज डिस्कार्डेड। मोर ओवर ही वॉज नॉट
एक्सप्लेनिंग द 3D मॉडल. एटम तो 3D मॉडल होता है, तो वो तो प्लेनार प्लेनार बोल रहे थे कि ऑर्बिट प्लेन होती है, सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कल तो प्लेन है भाई, तो इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया था. ठीक है, बट हाँ ये फॉर्मूले उन्होंने दिए थे. तो फॉर्मूले क्या क्या थे बताइए. ई एन का क्या फॉर्मूला लिया था हमने? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर. ऐसा कुछ फॉर्मूला था. लिखो मत, पहले देखो कॉपी में मिल रहा है कि नहीं, ये तो देखो पहले. खुद की कॉपी में खुद के नोट्स नहीं समझ में आएंगे तो फिर क्या मतलब है लिखने का. ढूंढ के दिखाओ तो ये कहाँ है आपकी कॉपी में जिन्होंने लिखा है. तुम मत पलट, देखो नहीं मिलेगा. हाँ, ये तो पलट रहा है भी, नहीं लिखा है तू. इन लोगों को मिलना चाहिए जो लिखे हैं, और नहीं मिल रहा है तो फिर तो बहुत दुख की बात है. हाँ, मुझे मत दिखाओ, मेरे को तो पता है, आप खुद देखो. और याद रखो फॉर्मूला, यहां पे आपको एन का वैल्यू क्या पुट करना है? ऑर्बिट का नंबर. ऑर्बिट का, तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, ये है, यही वैल्यू भी होती है फर्स्ट ऑर्बिट की. ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है. सेकेंड ऑर्बिट निकालने के लिए आप 2 की जगह क्या रखोगे, सॉरी एन की जगह क्या रखोगे? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फिफ्थ ऑर्बिट. तो एन की जगह क्या रखेंगे? 5. तो आपको इस नंबर को 25 से डिवाइड करना है. दैट इज योर आंसर. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, एक चीज और समझना. एक चीज और, अगर ये क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के अलावा अगर आया होता हीलियम आयन के ऊपर, तो क्या करना पड़ता हमको? कुछ और फॉर्मूला लिखे थे, इसी में कुछ किए थे. देखो एक बार जल्दी से. इस फॉर्मूले में एक और फैक्टर मैं लिखा नहीं उसमें, जल्दी बताओ क्या है वो. वो सब तो अपन सॉल्व कर दिया ना, सिर्फ एन स्क्वायर नीचे रखे. जेड स्क्वायर क्या था एक और? जेड स्क्वायर. यहां ऊपर मल्टीप्लाई में था जेड स्क्वायर, जहां जेड क्या था? एटॉमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन का क्या होता है? 1. तो इसलिए इस फॉर्मूले में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. मेरी बात सुनो इधर. अगर ये क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए आया तो ये जेड इग्नोर भी कर दिया तो कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन के लिए. तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा. बट एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है, अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल आ गया, जैसे हीलियम आयन आ गया, तो आप ये जेड को इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि जेड का वैल्यू 2 है. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? और वही अगर ये लिथियम Li2+ आता क्वेश्चन, तो आप जेड की जगह क्या रखते? 3. एम आई क्लियर? तो एक्चुअली फॉर्मूला तो ये है, बट फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल्स टू 1, तो वो हट गया जेड. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कितना आ रहा है इसका आंसर एनर्जी का? बहुत टाइम नहीं लगा रहे हो आप लोग. 2.18 को 25 से डिवाइड करना है. 6 कैसे? 8 आना चाहिए. क्या 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 बोले? -8.7 -17. पावर कम कैसे हो गया? 2.18 को आपने 25 से डिवाइड किया, करेक्ट यही कर रहे हो ना? 2.18 को 25 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका 0 टाइम्स में. फिर ये हो जाएगा 21, अभी भी नहीं जाने वाला. अब ये जाएगा 8 टाइम्स में 200, 180 आएगा. फिर आपका 0 लेकर के अगर नीचे आता हूं तो 7 टाइम्स में 175, और ये हो जाएगा आपका, सही आ रहा है ना, 4 टाइम्स में. यानी कि 0.0874 इंटू 10⁻⁻18.
तो अगर आप इसको सामने लेकर आ रहे हो 8.74 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे तो लिखोगे ना इसको। तो पावर आपका कम कैसे हो, तो बढ़ना चाहिए था पावर माइनस। पर आप पहले तो 17 बताए ना, यही बताया कि मैं गलत सुना? मतलब आप गलत बताए ना पहले। हाँ अब समझ गए ना। तो कितना होगा 20। तो फाइनल आंसर आएगा -8.7 इंटू 10 to the power -20। समझ रहे हैं क्या? यूनिट विल बी जूल पर एटम। जूल पर एटम। सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेडियस। रेडियस का क्या फॉर्मूला था, बताओ देख करके। A0 n स्क्वायर अपॉन जेड। अगेन यहां पे जेड का वैल्यू 1 है क्योंकि हमारा क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए है। पर वो याद रखना कि जेड कहां पर है, क्योंकि देखो कुछ जगह पर जेड ऊपर है वो भी स्क्वायर है, और यहां पर जेड नीचे है पर एक है। तो आपको अभी तो जेड का कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि अभी आप कहीं भी जेड कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेड का वैल्यू 1 है। बट ये फर्क तब पड़ेगा जब हम हीलियम या लिथियम की बात कर रहे होंगे, तो हमारा आंसर एकदम गलत हो जाएगा। सुन रहे हो क्या? तो फॉर्मूला आप जेड वाला ही याद रखिए, जहां पे ए नॉट क्या था हमारा, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस जो कि कितना होता है 52.9, 5.29 लिखे, 52.9 पिकोमीटर। या फिर कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिख सकता है 0.529, पर ये एंगस्ट्रॉम होगा। एक ही मतलब है, ये 10 to the power -12, ये 10 to the power -10 है ना। ठीक है, तो पिकोमीटर वाला ले लो। तो ए नॉट क्या है 52.9 इंटू 10 to the power माइनस, या फिर छोड़ो उसको पिको में रहने दो, हमारा आंसर पिकोमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, 52.9 इंटू व्हाट इज एन, किसका निकालना है, फिफ्थ ऑर्बिट का। तो अगेन 5 स्क्वायर, बस जेड का वैल्यू तो 1 है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ हाइड्रोजन एटम। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझ रहे हैं क्या? फॉर्मूला पे फोकस करो, ये हमारा फॉर्मूला है। बाकी ऑर्बिट वो कुछ भी देगा हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, एलिमेंट कुछ भी देगा हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 1316.5 पिकोमीटर। ठीक है, यहां नैनोमीटर में दिया आंसर, तो 1.32 नैनोमीटर वही है। नैनो के लिए आप इसको 3 को पीछे लेके जाओगे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ये तो हमें पता भी है ना। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब ये क्या टॉपिक था याद करेंगे। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये हमें पता था, ये हमने 11th में पढ़ लिया। किस नाम से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मैटर का भी डुअल नेचर होता है, यानी मैटर के पास पार्टिकल तो है ही, हमको सबको पता है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। तो मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, बट मैटर की भी क्या होती है, एक वेव। इस पेन की भी एक वेव है, आपकी भी एक वेव है, बट वो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है। वेव है तो वेवलेंथ होगी, वेव है तो वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो वेवलेंथ इतनी छोटी है वो कि हम उसको रियल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। तभी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कार की वेलोसिटी पूछते हैं, बट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ कार नहीं पूछते, बिकॉज वो जरूरत नहीं है। बिकॉज वो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वी कैन इग्नोर दैट, क्योंकि कार बहुत बड़ी है। एक इलेक्ट्रॉन के सामने तो कार बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए इग्नोर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के सामने तो एक बॉल भी बहुत बड़ी है,
और एक इलेक्ट्रॉन के सामने तो एक पत्थर भी बहुत बड़ा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन के सामने कहलाती हैं मैक्रो बॉडीज। क्या बोलते हैं अपन इसको? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। जैसे माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वैसे मैक्रोस्कोपिक बॉडी विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। तो इन सब के लिए वेवलेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वेवलेंथ होती है नो डाउट, बट इंपॉर्टेंस नहीं है। बट छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, इनके लिए वेवलेंथ का मीनिंग होगा, क्योंकि वो इतनी छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने मैटर का वेव कहा, और उस वेव को कहा डी ब्रॉगली वेव, क्योंकि उनका नाम था तो ऑब्वियसली वो अपने नाम से ही देंगे वेव। बोर का वेव थोड़ा ना बोलेंगे। क्या हुआ? डी ब्रॉगली वेव। और इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। फॉर्मूला वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। इसका डेरिवेशन याद है कैसे किया था अपन ने? हमने लिखा था कि एनर्जी होता है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, एंड एनर्जी प्लैंक के हिसाब से होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये भी हमने पढ़ा और ये हम सुने हैं आइंस्टीन का इक्वेशन, राइट? दोनों को इक्वेट कर देते, दोनों तो एनर्जी है, दोनों को इक्वेट किया था हमने, एच न्यू बराबर mc स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। ये न्यू को चेंज करते हैं, c बाय लैम्डा लिख सकता हूं, यस और नो? करेक्ट। ये एक एक सी कैंसिल कर दे, तो लैम्डा क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू सी। ये आएगा। ये और ये फॉर्मूला सेम है, बस फर्क कितना है? यहां पर सी वेलोसिटी लिखी हुई है लाइट की, यहां हमने सी की जगह लिख दिया वी, वेलोसिटी ऑफ एवरी बॉडी। स्पेशली लाइट होगा तो वहां पे सी लिख देना, ये पेन का होगा तो पेन की वेलोसिटी लिख देना, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिख देंगे, क्योंकि और किसी की वेलोसिटी सी जितनी नहीं हो सकती ना लाइट की जितनी, तो इसलिए अपन ने वहां क्या कर दिया? वी कर दिया। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। फॉर्मूला यही है हमारा, कंसेप्ट यही है कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वेव होती है, उस वेवलेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। मास दिया आपको इलेक्ट्रॉन का, नहीं दिया रहता तो भी हमको पता रहता, और काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है। डायरेक्टली वेलोसिटी दे देता तो आप सीधा फॉर्मूला में पुट कर देते, हमारा लैम्डा आ जाता। थोड़ा सा मेहनत करवा रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये पढ़ा आपने वर्क एनर्जी में? वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा आपने, इसको 9th क्लास में डिराइव भी किया, हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं ना? अ मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी, तो बॉडी एट रेस्ट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 3 इंटू 10⁻⁻25 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू व्हाट इज m, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी स्क्वायर। यहां से v निकालेंगे, अंडर रूट करना पड़ेगा, यहां से हमारा v निकलेगा, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना तो h आ जाएगा, सॉरी लैम्डा आ जाएगा। वेवलेंथ निकालनी है आपको, कैलकुलेटेड वेवलेंथ। ठीक है,
6/9 लेके भी सॉल्व कर सकते हो उसको 2/3 थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके। कितना वेलोसिटी कितनी आई? वेलोसिटी 269 आई। नहीं, वेलोसिटी तो 812 आनी चाहिए। वेलोसिटी है 812 मीटर पर सेकेंड। तुम तो कैलकुलेटर लेके बना रहे हो उसके बाद भी कोई आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है उसके। अंडर रूट में है ना वो 6। हाँ, तो उसका भी अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा शायद फिर। नहीं तो क्यों ऐसा? अंडर रूट कर सकते हैं ना अपन। देखो, आप लोग ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे। इसको 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लो। इसको 2 और इसको 3 से कैंसिल कर दो। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये तो आप लोग को मैथ्स में भी याद कराए होंगे, नहीं पढ़ते हो ये? अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10 to the power 3। ये सब कैंसिल कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा आपका 812। इसको करके देखो तो जल्दी से। 1414 डिवाइड बाय 1732 कितना आ रहा है? 0.0।
क्या आ रहा है बताओ सीधा, मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाई भी कर दिए क्या? कितना आ रहा है? 816। हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया ना आपने। इसका आंसर 812 है, 816 लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसी को यहां रख देंगे अपन। एच पता है हमको, एम पता है, वी पता है, बन जाएगा। ठीक है, सुन रहे हैं क्या? थोड़ा ऐसा करके बना सकते हो, और इसको सॉल्व करना टफ नहीं है। 1414 को देखो, आप लोग इतना देर से कैलकुलेशन कर रहे हो, 1414 को 1732 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो जाने नहीं वाला, अभी नहीं जाएगा ना ये। अब एक जीरो लेकर के आओगे तो अब ये जाएगा, तो ये आपका वही 8 टाइम्स में जाएगा, 0.8, 0.8 टाइम्स में जाएगा ये 14140, क्योंकि 10 टाइम्स में तो 17320 हो जाता है ना। अरे 173 इंटू 10 करोगे तो 17320 होगा ना। मुझे तो 14140 को डिवाइड करना है, तो वो 78 के आसपास आएगा, तो 80 आएगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये पावर में है ना 2, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, जिनको पता है वो करेंगे, बाकी लोग जो फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो यहाँ पे ध्यान देंगे सब। ठीक है, तो देखिए, अभी तक हम पढ़ते थे बोर में कि ऑर्बिट होती हैं, है ना। बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं होते हैं, दे एक्चुअली आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स एक स्पेस है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। एक्चुअली हमने अभी तो मैटर वेव पढ़ लिया, है ना। एक और हमारा प्रिंसिपल होता है जिसको अपन कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, आप एक ही वक्त पर, एक ही समय पर साइमल्टेनियसली वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। आप कार, बस, स्टोन, बॉल, ये सब मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, जिसका हम फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं कि बॉल की स्पीड इतनी थी, उसका एक्सेलरेशन इतना है, तो इस समय के बाद बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी। उसमें हमारे पास इक्वेशंस हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम कार जैसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन निकाल सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स की जो माइक्रोस्कोपिक है, उसका एक ही वक्त पर पोजीशन कैलकुलेट करना और वेलोसिटी कैलकुलेट करना, वो भी एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है। ये हेजनबर्ग ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप एक्स यानी कि पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना एक्यूरेटली, तो आपका वेलोसिटी बहुत इनएक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। या अगर आप वेलोसिटी एक्यूरेट करने की कोशिश करोगे कैलकुलेट, तो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी आ जाएगी इन द कैलकुलेशन ऑफ मेजर पोजीशन। दोनों को एक समय पर नहीं कर सकते, और आप नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो आप इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ नहीं कर सकते। हम अपनी कार का तो पाथ ड्रॉ करते हैं ना, आप देखते हो ना गूगल मैप में पूरा ट्राजेक्टरी आ जाती है कार की, कि कार को ये रूट फॉलो करना है, क्योंकि कार एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है। आप उसकी एक समय पर वो, और स्पीड भी दिखाता है आपको, पता है ना गूगल में, जब वो आप गाड़ी चला रहे हो तो वो साइड में एक सर्कल सर्कल बना रहता है, आपकी गाड़ी की स्पीड भी दिखाता रहेगा उसमें, कि अभी आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर, और आप देखोगे स्पीडोमीटर में तो एक्जैक्टली उतनी रहती है स्पीड। आप समझ रहे हो, तो ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है कि जिनका वो सैटेलाइट जीपीएस के साथ कनेक्ट करके एक्यूरेटली, बहुत कम ही इनएक्यूरेसी होगी उनकी, हो सकता है 60 ना होकर के 58 होगी, तो उतने में आप कंप्लेंट तो ना कर दोगे गूगल को कि ये 58 दिखा रहा है, मैं तो 60 पे हूं। दैट इज इग्नोरेबल। समझ रहे हैं क्या? तो इतनी इनएक्यूरेसी चल जाएगी, बट ये इनएक्यूरेसी इलेक्ट्रॉन के केस में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यू कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड पाथ। आप एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो जब ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिक्स्ड ऑर्बिट में कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन? तो ऑर्बिट का कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो गया था, आफ्टर हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ रहे हैं क्या? तो यहां पर फिर जब आप एक्यूरेटली अगर किसी के बारे में पोजीशन नहीं बता पा रहे, तो आप अंदाजा बोलोगे ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर आप बोलोगे इतनी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। एग्जैक्ट पाथ तो नहीं डिफाइन कर पा रहे हो, तो आप एक स्पेस डिफाइन कर दो कि वो, ये स्पेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। ये आपका बोलना सही होगा।
एक एग्जैक्ट पाथ तो हम नहीं बता पा रहे हैं, बट एक एक्यूरेट स्पेस हम बता देते हैं कि इतने जगह पर वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, और उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो यहां से हमने एक क्वांटम नंबर नाम का भी टॉपिक पढ़ा था, क्वांटम नंबर, जो कि बेसिकली 4 सेट ऑफ नंबर थे। आप लोग बनाओ ना, आप लोग तो पढ़े हो ना, मैं क्या बोला शुरू में कि जिनको पता है वो लोग बनाओ। क्वांटम नंबर 4 सेट ऑफ नंबर थे, जिसमें एक एन था जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एल था जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको अपन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एक एम होता है विच इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक एस होता है विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे हमारे एड्रेस में हम 3-4 लाइन लिखते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, जिसमें एन क्या बताता है कि वो किस ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है। अब ऑर्बिट के अंदर होती है सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, सब ऑर्बिट, और इन सब ऑर्बिट्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, और यही वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। इट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन दी ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स, एल आपको बताएगा सब ऑर्बिट्स कितने हैं, एम बताएगा कि उस सब ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स कितने हैं, और एस बताएगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, बट अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है, जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है, बट अपने एक्सिस में अर्थ रोटेट भी कर रहा है, जिससे हर दिन और रात हो रही है। समझ रहे हैं क्या? तो ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, पर वो अपने एक्सिस में भी रोटेट कर रहा है, तो वो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट अगर है, तो उस फर्स्ट ऑर्बिट के पास एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है एस। इसका नाम क्या है, एस। ध्यान देंगे, एन की वैल्यू चालू होती है 1 से, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एल का वैल्यू चालू होता है 0 से लेके n-1 तक। एम का वैल्यू होता है -L से L तक, और एस की दो ही वैल्यू होती है, आइदर -12 और +12। ठीक है, अब व्हाट डज दिस मीन, अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा हूं, तो उसके पास एल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ओनली 0, बिकॉज एल की वैल्यू चालू होती है 0 से n-1, तो n की वैल्यू तो 1 है, तो 1 - 1 0 हो गया, तो 0 से 0 मतलब 0 ही हुआ। तो L इज इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्ड्स टू एस सबशेल। सबशेल का नाम क्या दिए हैं, एस सबशेल, तो इसका नाम हो जाता है 1s। नाम क्या होता है इसका, 1 का s, क्योंकि वो 1 का ही पार्ट है, तो क्या नाम पड़ गया उसका, 1 का s। अब बात करते हैं कि L का वैल्यू अगर 0 है, तो n का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, m का वैल्यू भी सिर्फ 0 ही होगा। तो दिस शोज दैट कि 1s के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल इज देयर, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल को अभी अपन ऐसे बॉक्स से दिखा रहे हैं, शेप हम पढ़ चुके हैं उस दिन, शेप पढ़े थे, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, एसपीडी का शेप। तो एस का शेप स्फीयर होता है, बट यहां पे मैं एक डब्बा बना रहा हूं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, +12 फॉर क्लॉकवाइज एंड -12 फॉर एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं क्या? तो ये तो 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं 2 की। अगर सेकेंड ऑर्बिट है, तो उसके लिए एल का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 और 1, बिकॉज एल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड्स एट n-1, तो 0 और 1 होगा। तो 0 करस्पॉन्ड्स टू एस, 1 करस्पॉन्ड्स टू पी। तो सेकेंड ऑर्बिट के पास 2 सब ऑर्बिट है, क्या नाम की, 2s एंड 2p। एस के पास, अब इसके लिए दोनों के लिए m का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए m का वैल्यू 0 होता है, l इज इक्वल्स टू 0 के लिए m का वैल्यू 0, और l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -1, 0 एंड 1। तो -1, 0 एंड 1, इसका मतलब p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, s के पास एक ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अगर अपन समराइज करें ना, तो एक्चुअली में n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है ओनली 1s, n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2s एंड 2p, जिसके पास 3 ऑर्बिटल हैं।
अगर n इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो यहाँ पे l की 3 वैल्यू होती है, 0 1 एंड 2, यानी कि 3s 3p एंड 3d। 3s के पास एक ऑर्बिटल, 3p के पास 3 ऑर्बिटल और 3d के पास 5 ऑर्बिटल। और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4s 4p 4d एंड 4f। 4s के पास एक ऑर्बिटल, 4p के पास 3 ऑर्बिटल, 4d के पास 5 ऑर्बिटल और 4f के पास 7 ऑर्बिटल। यहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2, जो कि बोर ने भी कहा था। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2, तो कितने हो गए? 6 2 8। सेकंड में कितने रह सकते हैं? 8, ये भी बोर ने कहा था। 2 6 और 10 18, ये भी बोर ने कहा था कि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी। ये सब किससे निकालते थे अपन? 2n² से, 2n² रूल, जहां पे n का वैल्यू था ऑर्बिट का नंबर। 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 8 आएगा, 3 डालोगे तो 18 आएगा, 4 डालोगे तो 32 आएगा, फोर्थ का क्या कैपेसिटी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब क्या है? हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में बैठाने हैं, और वो ऑर्बिटल का एनर्जी का वो क्या था सीक्वेंस? सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की, फिर 2s की, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s 4d 5p। किसके किसके दिमाग में पीरियोडिक टेबल चल रही है कि रट ली हो? 5p के बाद अब नीचे आ जाओगे 6s, फिर और नीचे जाओगे 4f, फिर ऊपर आओगे 5d, फिर आगे जाओगे 6p, फिर नीचे आओगे 7s, और नीचे जाओ 5f, फिर ऊपर आओ 6d, आगे जाओ 7p। ये पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में चलेगा, तो ये हम ऑर्डर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी ऑर्डर को देख करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन सब की। जैसे H नेगेटिव बोल दिया, व्हाट डू यू मीन बाय H नेगेटिव? हाइड्राइड आयन। क्या है ये? हाइड्राइड आयन। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो H माइनस का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, एक गेन किया उसने। क्या किया उसने? गेन। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्राइड के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां बैठेंगे? दोनों 1s में बैठेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1s2, 1s2। ये कॉन्फ़िगरेशन नया वाला, वरना हम वहां पढ़ते थे कॉमा कॉमा डाल डाल के लिखते थे। यहां क्या लिखेंगे? सीधा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। Na+। Na+ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि सोडियम के पास 11 होते हैं। प्लस मतलब एक लूज किया है, गेन नहीं हुआ ना, प्लस मतलब एक लूज किया है, तो क्या हो गया ये? 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठाने वाले हो? 1s में 2 बैठेंगे, फिर 2s में भी 2 बैठेंगे, 2 4 हो गए, फिर 2p में 6 बैठेंगे, हो गया 10। 2p में 6 क्यों? समझ गए ना? देखिए 2p के पास 3 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए। चलो Na+ के बाद आगे आते हैं O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन? अगेन 10। देखिए ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 गेन किया तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 2s2 एंड 2p 6। एंड F नेगेटिव वो भी सेम है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए F के पास 9 होते हैं, एक गेन किया तो 10 हो गए, तो अब कितने हो गए? 1s2 2s2 एंड 2p 6। क्लियर है? चलो सेकंड पार्ट देखो इसका। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by 3s1? 3s1 का मतलब क्या हुआ? इसके पहले पूरा भरा होगा, सुन रहे हैं क्या? 3s के पहले जितने भी ऑर्बिटल आते हैं वो सारे भरे होंगे। तो 3s के पहले क्या क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s1।
ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? आप काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये। सॉरी सॉरी, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। 11 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? सोडियम के। तो ये किस एलिमेंट की बात कर रहा है? सोडियम की। एटॉमिक नंबर पूछा ना, तो 11 लिख देना। एटॉमिक नंबर क्या बोलेंगे अपन? Z इज इक्वल्स टू 11। ओके, सेकेंड वाला पार्ट देखो। 2p3, 2p3 बोले तो 1s2, 2s2 और 2p3 तक ही रोकना है। यानी कि 3 + 2 + 2 इज 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर 7। तो ये कौन हुआ? हमारा नाइट्रोजन। हालांकि एलिमेंट का नाम नहीं पूछा है, तो जरूरत नहीं एलिमेंट का नाम बताने की, हमें उसका बस एटॉमिक नंबर बताना है। व्हाट आर दी एटॉमिक नंबर्स, दैट्स इट। सुन रहे हैं? जितना पूछा उतना ही बताना है। विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग। अब एटम बताना है, मतलब सिंबल। तो हीलियम के बाद 2s1 का क्या मतलब हुआ? हीलियम के बाद 2s1, हाँ लिथियम। जस्ट अगला। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? लिथियम के बारे में, Li। और ये नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 5 और जोड़ दो, 15 किसका एटॉमिक नंबर है? फॉस्फोरस का। तो ये बात हो रही है फॉस्फोरस की। व्हाट अबाउट दिस? स्कैंडियम। देखो आर्गन तक 18, 19, 20, 21। तो 21 क्या होता है हमारा? स्कैंडियम। सिंबल इज Sc, स्कैंडियम। ठीक है। बढ़े आगे। आप लोग अपनी बुक से पढ़े हो कि नहीं चैप्टर पूरा? कुछ किसी के टेस्ट वेस्ट होंगे तो बता देना मुझे कि अभी आने वाले हैं सर टेस्ट। एकदम आज मत बोलना सर कल है टेस्ट, ठीक है? नो सरप्राइजेस। तो एटलीस्ट एक वीक पहले बता दोगे तो हम उस चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे। थोड़ा अगर रिवीजन करने का टाइम मिलेगा तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जिस दिन पता चलेगा उसी दिन बता दो ना। ठीक है, तब से है जुलाई एंड, मतलब बहुत टाइम है अभी तो। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। What is the lowest value of n that allows g orbital to exist? क्या मीनिंग है इसका? What is the lowest value of n that allows g, और अपन तो g नाम का पढ़े ही नहीं है ना, पर वो होता है s p d f g h। तो देखो n, अपन ने ऐसा याद किया था ना कि जिनका n 1 है उसके पास एक ही सबशेल है, जिनका n का वैल्यू 2 है उसके पास 2 सबशेल है। याद करो। तो 3 वाले के पास 3 सबशेल है, 4 वाले के पास 4 सबशेल है, तो 5 वाले के पास 5 सबशेल होने चाहिए ना। 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। देखो g सबसे पहले किसके पास आया? 5 वाले के पास। तो आंसर क्या होगा? 5। इसके बाद सबके पास g होगा। देखो ना, s तो सबके पास है, तो लोएस्ट नंबर जिसके पास s होगा वो n इज इक्वल्स टू 1 होगा। सबके पास s है। सेम क्वेश्चन p के लिए आता तो आंसर क्या होता? 2। देखिए p कहां से चालू होता है? 2 से। उसके बाद सबके पास p है देखो। और d कहां से चालू होता है? 3 से। उसके बाद सबके पास d है। और f आपके 4 से चालू होता है, उसके पास सबके पास f है। तो यहां g के लिए पूछ लिया, तो f के बाद जस्ट g आता है। हालांकि उसको अपन यूज नहीं करते। अभी तो पूछ रहा है कि n का क्या वैल्यू के लिए g ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी। तो n की वैल्यू 5 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू, दैट्स इट। इतना ही आंसर था इसका। अब समझ गए क्वेश्चन का मतलब? इसके पहले वाले किसी के पास भी जी नहीं हो सकता। 1 के पास तो पी ही नहीं है, तो कहां से जी आ जाएगा? समझ रहे हैं क्या? 4 के पास भी आखिरी एफ तक ही था, तो 5 वाले से जी चालू हो जाएगा, पर यूज का नहीं है वो। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन किसी एक 3D ऑर्बिटल में है। गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l,
m for this electron. 3d मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे? 5, है ना? 3d के पास कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स. क्या नाम है इनके? -2, -1, 0, 1 एंड 2. बिकॉज m का वैल्यू फॉर l इज इक्वल्स टू 2 लाइज फ्रॉम -l टू +l. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? m का वैल्यू फॉर l इज इक्वल्स टू 2 लाइज फ्रॉम -l टू l, यानी कि -2 से 2. तभी तो 5 हो गया ना, -2, -1, 0, 1 एंड 2. ठीक है? तो अब यहां पर कहीं पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन. उसकी आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है. n की क्या वैल्यू होगी? 3 होगी n की तो वैल्यू हमेशा. अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी बात करो, इसकी बात करो, है ना, या इसकी बात करो, या इसकी बात करो, किसी की भी बात करो, सबके लिए n का वैल्यू तो 3 है ना. तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ओनली 3. व्हाट अबाउट l? हाँ, इसकी भी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि 3D में है तो l का वैल्यू 2 ही रहेगा. s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, तो d के लिए l का वैल्यू 2. तो l का वैल्यू भी फिक्स है. बट m कुछ भी हो सकता है. कुछ भी मतलब -2 से 2 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे तो -2, यहां पे है तो -1, यहां पे है तो 0, यहां पे है तो 1, और यहां पे है तो 2. तो m का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? -2, -1, 0, 1 एंड 2. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज. बट इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है. सुन रहे हैं ना? 3D में अपने आप में पता चल रहा है कि n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, है ना? ऑर्बिटल का नाम पढ़ के आप दो चीज तो बता ही सकते हो, n और l का वैल्यू. n और l का वैल्यू, जैसे कि 4p के लिए बताओ तो n और l का वैल्यू क्या है? हाँ, दो तो दिख ही रहा है. n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1. l का वैल्यू 0 फॉर s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 4 के लिए, 3 के लिए f. ठीक है, बढ़े आगे. इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, बट ये अलग सेट से है ना. पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है. इस टाइप का अपन ने क्वेश्चन कॉपी में भी किया है ना, बट वो क्वेश्चन अलग है, ये सारे अलग है. इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है बताओ. तो पहला वाला देख के बताओ. पहला वाला नहीं है ना? क्यों नहीं है? n 0 नहीं हो सकता, ये गलत है. या तो फर्स्ट ऑर्बिट होगी या तो सेकंड होगी. जीरो तो ऑर्बिट तो होती नहीं है. तो n कैन नॉट बी 0. ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. और रीजन मैंने गोला मार दिया है. ठीक है, सेकंड बताओ. सेकंड पॉसिबल है. n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स 0, मतलब अपन 1s की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 1s. और 1s के लिए s ये 0 ही होता है m, और -12 सही है. हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 1s के ये वाले इलेक्ट्रॉन की, जिसकी s की वैल्यू -12 होती है, इसकी +12. ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये हो सकता है. थर्ड वाला देखो, ये नहीं हो सकता. ये तो बात होगी 1 का p. 1 का p होता है क्या? 1 का सिर्फ s है. 2 के पास s और p दोनों है. 3 के पास spd तीनों है. और 4 के पास spdf चारों है. तो ये नहीं हो सकता. फोर्थ बताओ. पॉसिबल है. ये किसकी बात हो रही है? 2p की. 2p के लिए 0 हो सकता है वैल्यू, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो ये करेक्ट है. ये नहीं हो सकता. ये हमेशा ना एक कम तक ही रहता है. तो 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 ही हो सकती है. 3s, 3p, 3d. 3f नहीं होता. ये किसकी बात कर रहा है? 3f की बात कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल. और लास्ट पॉसिबल है. 3p की बात हो रही है, 3p होता है. और उसके लिए m का वैल्यू 0, -1, +1 तीनों हो सकता है. तो 0 ठीक है. ठीक है ना? इसको देखो. नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट इतना नैनोमीटर. ये क्या दिया हुआ है इसका? वेवलेंथ. नैनोमीटर है ना, मीटर है, लेंथ है. तो ये क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन? ये तो निकाल लेंगे. फॉर्मूला बताओ. न्यू इज इक्वल्स टू
कलीग तो करे हैं अपन, आज भी करें इसको अपन। मैंने एच न्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा डाला था, तो नू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। नू इज सी बाय लैम्डा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पे, ऐसे नहीं चलेगा काम, समझ रहे हो क्या? देखो सिर्फ जेई और नीट के लिए ही हमको सिर्फ 11 12 एक साथ नहीं पढ़ना होता ना, आपके स्कूल के लिए भी 11th और 12th एक साथ ही समझो, मतलब ये 2 साल का कोर्स है समझो। 12th एक साल का नहीं है, 12th 2 साल का है। आपके जो भी 11th में कंसेप्ट है ना, ये 12th में काम आएंगे। हो सकता है सारे चैप्टर्स के ना है, बट कुछ चैप्टर्स के कंसेप्ट हैं जो आपको 12th में भी काम आएंगे। और आप अगर ऐसे कैजुअली पढ़ोगे तो हमें 12th में बहुत दिक्कत होगी फिर। सुन रहे हैं क्या? अभी भी 12th का बैच जब मैं पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे सबसे पहले ये बोलते हैं सर हमारा 11th क्लियर नहीं है। तो ये चीज आप लोग मत बोलना एटलीस्ट कि हमारा 11th क्लियर नहीं है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो आज पढ़े, फिर नहीं पढ़े, फिर 1 महीने बाद मन किया, फिर 1 महीने बाद पढ़े, तो 1 महीने का बीच का पूरा गायब हो गया ना भाई। ये तो अभी पढ़े, पीछे 2 3 स्लाइड करूंगा तो दिख जाएगा ये, तो निकल जाएगा लैम्डा, सॉरी नू। लैम्डा दिया है आपको, नियॉन ने जो भी लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ अगर आपको पता है तो आप उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सी क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ एंड लैम्डा इज 616 × 10⁻⁹ नैनो को चेंज कर देंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। चलिए बी पार्ट पढ़ो एक बार, कैलकुलेशन घर पे करना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नहीं, अरे एक वेव ट्रैवल कर रही है तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है लाइट की, और टाइम आपको दे दिया 30 सेकेंड्स तक। ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया। सी पार्ट देखो, एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होगा, एनर्जी ऑफ क्वांटम ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू अभी निकाल लोगे तो एनर्जी ऑफ क्वांटम निकल जाएगा। व्हाट इज एच, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू, आप वहां से निकालोगे जो भी आएगा हर्ट्ज या पर सेकेंड, वो यहां पुट करोगे तो ई आ जाएगा। एंड लास्ट पार्ट देखो तो, नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, वहां पे 1 जूल एनर्जी बनाना था। तो कितने क्वांटा आए थे देखो तो, क्या आंसर आया था, 1.6 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स निकाले थे क्या, जल्दी बताओ तो मुझे। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, 10⁻18 या 10⁻16 फोटॉन्स थे, 10⁻16 फोटॉन्स था ना। तो ये एक फोटोन का एनर्जी निकल जाएगा, सुन रहे हो क्या? ये एक फोटोन का एनर्जी आएगा जो कि बहुत कम होगा, 10⁻⁻ समथिंग जूल होगा। तो ऐसे कितने फोटोन मिला करके 2 जूल बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। ई क्या है हमारा, 2। मैंने बताया भी था कि स्लाइड से इतनी एनर्जी आ रही है कि एक एक क्वांटा ऐड करते जाओ, सबके क्वांटा को एनर्जी को ऐड करोगे तो 2 जूल होना चाहिए। तो ऐसे कितना क्वांटा या कितना पैकेट या कितना फोटोन होगा, तो आपसे एन पूछ रहा है, तो 2 इज इक्वल्स टू एन, एच वही रहेगा 6.6, और फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, एन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मेरे को कॉपी में चाहिए नेक्स्ट क्लास में सबकी ना, सॉल्व पूरा आंसर्स के साथ। सुन रहे हैं क्या? और इसके पहले के भी क्वेश्चन अगर नोट नहीं किया तो यहां तक के क्वेश्चंस नोट करके आएंगे पूरे। ये 20 तक हमारा हो गया है। 3 4 क्वेश्चन मैंने और रखे हैं एनसीईआरटी के। उसके बाद इसके इसमें भी देखो ये वाले क्वेश्चंस करके आना, ये वाला, इसको अरेंज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ये हो जाएगा। तो ये वाला होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। मैं भी ये पीडीएफ तुरंत शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, है ना, और ग्रुप में सब एडेड है आई गेस। ये बनना चाहिए। पढ़ो एक बार जल्दी से क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड्स फर्स्ट ऑर्बिट इज इतना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दिया पहले से, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, पर उसके लिए अपन ने वेलोसिटी निकाला था काइनेटिक एनर्जी से। यहां डायरेक्टली वेलोसिटी दे दे, कितना अच्छा है देखो।
वरना पीछे पहले काइनेटिक एनर्जी दिया था, उससे वो अंडर रूट करके कितना मेहनत करके वेलोसिटी निकाले तो 812, और फिर उससे हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। फॉर्मूला क्या यूज होगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, बस मास नहीं दिया, पर मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। वहां मास दे दिया था, क्यों दिया था? हमको तो पता था मास, उससे तो वेलोसिटी दे देता, पर वो वेलोसिटी कैसे दिया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये भी होमवर्क रहेगा, ये तो अपन आज देख ही लिए। तो इसमें एच डब्ल्यू लिखना ना, वो होमवर्क रहेगा। सुन रहे हैं क्या? खोलना पड़ेगा ये पीडीएफ को, तब दिखेगा वो। तो वो वाला हो गया, ये छोड़ देना, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। एक ये हो गया, एक ये। इसमें क्या करना है देखो, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए वो आपको डब्बा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूं, किसका? फॉस्फोरस का। पी क्या है? फॉस्फोरस। तो P इज इक्वल्स टू 15, एटॉमिक नंबर 15 है। कंफिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। 3p कितना हो जाएगा? 3। इसका डब्बा बनाओगे तो दोनों पेयर्ड है, इसके बॉक्स में भी दोनों पेयर्ड है, इसके तीनों बॉक्स में क्या है? तीनों पेयर्ड है। इसके भी एक बॉक्स में दोनों पेयर्ड है। बट यहां पे हुन्स रूल क्या बोलता था? हाँ, हर ऑर्बिटल में, मैं बॉक्स बोल रहा हूं तो बॉक्स नहीं बोलना, ऑर्बिटल है वो। एवरी, ये ऑर्बिटल का नाम क्या था? इनको क्या ऑर्बिटल बोलते थे? जिनकी एनर्जी सेम होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते थे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आ रहा हूं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपन कैसे भरते हैं? सिंगल सिंगल। पहले अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो पहले एक ऑर्बिटल को दो, एक और आया ना तो इसको डबल मत देना, इसको एक और दे देना, तीसरा आएगा तो इसको एक मिलेगा। समझ गए ना? क्योंकि ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होगी, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हाँ, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब आप पेयरिंग करना चालू करोगे, पर अब हमारे पास चौथा इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, है ना? हमारे पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो वो तीनों भरा गए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3। दिख रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन? ये सारे पेयर्ड हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब वो पेयर हो गया, और जिसमें एक सिंगल भरा हुआ है वो है अनपेयर्ड। अब बाकी हो जाएगा। क्रोमियम का आपको याद है ना क्या करते थे? ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, कॉपी में पढ़ना मिलेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर बता देता हूं 26, और क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36। अब तो बन जाएगा। नहीं बताता तो भी पता कर लेते ना भाई, कि रुक जाते कि अरे सर आयरन का नहीं पता था तो नहीं बना पाए, ऐसा तो बहाना नहीं दोगे ना। तो आयरन का 26 एटॉमिक नंबर, यानी कि 26 इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं आपको, और क्रिप्टन का 36। और पूरा एनर्जी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक स्लाइड में, आपकी कॉपी में लिखा होगा, जिनकी कॉपी में लिखा है, ये है एनर्जी का ऑर्डर। 1s का एनर्जी 2s से कम है, इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर चल रहा है। तो 36 इलेक्ट्रॉन बैठा देना क्रिप्टन के लिए, ठीक है? तो ये वाला बाकी वाला होमवर्क रहेगा, मैंने एक फॉस्फोरस का सॉल्व कर दिया है, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? बस इसके बाद के ये 8-10 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में 100% ये चैप्टर खत्म होगा। 1-2 क्वेश्चन पीछे के छूटे हैं, और ये 8-9 क्वेश्चन बस। पर इसके पहले जो मैंने होमवर्क दिया वो सब रहना चाहिए, ठीक है? और एक चीज और, पढ़ोगे ना तो एक पूरा समरी नोट्स बना के लेके आओगे, मैं चेक करूंगा, इससे ये